हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल वनडे एग्ज़ाम स्टडी प्लेटफॉर्म पे। मैं दीर्घा स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का। दोस्तों, आज की क्लास में हमने आपके सीटेट का जो ईवीएस सब्जेक्ट पूछा जाता है उनसे रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रखे हैं जो आपके आने वाले सीटेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। इसलिए आज के सेशन को कोई भी साथी छोड़ के नहीं जाएगा। जो भी यहाँ से छोड़ के गया क्लास को, मान लीजिए उसके कम से कम 15 से 20 नंबर आज लॉस करने वाला है। आज हम आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। पहले पार्ट में आपका ईवीएस होगा जिसे आपके 15 क्वेश्चन होंगे। इसी के साथ आपकी सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इससे हमने 15 क्वेश्चन रखे हैं। तो आज का जो सेशन है वो काफ़ी यूज़फुल होने वाला सेशन है, इसलिए आज भी कोई क्लास को छोड़ के नहीं जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ जितने भी नए साथी आए हैं सेशन में वो सभी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि जो है वो आपको आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। आप जो है वो लगातार क्लास से जुड़े रहिए। देखिए, ये क्लास जो होती है आपकी ये डेली 11 AM पे होती है, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जाए तभी आप लोग आएँ। डेली 11 AM पे क्लास होती है, आप लोगों को बिना कहे जुड़ जाना है, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं। देखिए, अब तो आप लोगों की जो है वो एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है, तो अब लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट देने हैं। अब आपको नई चीज़ों से बचना है, कोई भी नई चीज़ों को पढ़ने के पीछे नहीं भागना है। अगर आप उन चीज़ों के पीछे भागेंगे तो आपका सिर्फ लॉस होगा, है ना। इसलिए बस ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट दीजिए आप लोग, तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पर तो देखिए आपकी क्लास होती है, बाकी आप लोगों को खुद से भी कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। इसलिए आपका जो सीटेट है वो तभी क्लियर हो पाएगा। सोचिए, अगर आप हम लोगों के भरोसे बैठे रहेंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप लोगों को सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के सेशन को और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। हमारे देश में एक ऐसा स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। यह क्षेत्र ऊंचा, सूखा और समतल है। यह क्षेत्र स्थित है कहाँ पर। विकल्प क्या दे रखे हैं, शिमला, लेह, दार्जिलिंग या फिर शिलोंग। जल्दी से आप सभी लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर कर देना है। फटाफट से बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या हो जाएगा और सभी एक बार सेशन को शेयर कर देंगे ताकि जो है वो और भी बच्चे क्लास में जल्दी से जुड़ें, ठीक है। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, इसका आंसर क्या बनेगा, हमारा बी वाला बन जाएगा, लेह, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देख रहे हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कुछ क्षेत्रों में गाय के गोबर से ढके घर हैं। इन क्षेत्रों के लोग अपनी झोपड़ियों के फर्श और दीवारों को गोबर और मिट्टी से क्यों लीपते हैं। क्या पूछ रहा है कि वहां पर क्यों लीपते हैं गोबर और मिट्टी से। विकल्प क्या दे रखे हैं इसमें, फर्श और दीवारों को चिकना बनाने के लिए, इसे जल रोधक बनाने के लिए और एक इंसुलेटर के रूप में कार्य करने के लिए, या फिर यह उस क्षेत्र में आसानी से उपलब्ध सामग्री है, या फिर गाय के गोबर की गंध जानवरों को दूर रखती है। जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग क्वेश्चन नंबर 2 के लिए भी। इसका क्या आंसर सही हो जाएगा। कोई भी साथी गलत आंसर नहीं करेगा, सभी एकदम सही आंसर करेंगे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के, ठीक है। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए। तो देखिए, इसका आंसर हमारा क्या बन जाएगा, बी वाला बनेगा, इसे जल रोधक बनाने के लिए और एक इंसुलेटर के रूप में कार्य करने के लिए, ठीक है बात। तो इसका आंसर हमारा क्या बनेगा, बी वाला बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है, कह रहा है कि इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है, यानी कि उन्हें क्यों मोटिवेट करती है न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए। विकल्प क्या दे रखे हैं कि यह शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाते हैं, यह शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करते हैं, या फिर यह शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जोड़ने में सहायता करते हैं, या फिर ये मनोरंजन संसाधन उपलब्ध कराते हैं। तो जल्दी से आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए भी। बताइएगा क्या आंसर इसका सही होगा। जल्दी से एक बार सभी साथी क्लास पे अंगूठा चिपका देंगे, है ना। जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए। तो देखिए, इसका आंसर हमारा क्या बन जाएगा कि बच्चों को समाचार पत्र यानी कि न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि बच्चों को उनके अपने संसार से जोड़ने में सहायता करते हैं, यानी कि उन्हें जो है वो देश विदेश की नॉलेज भी जो है वो न्यूज़पेपर के थ्रू मिलती रहती है ना। तो इसलिए जो है लोगों को और बच्चों को न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए मोटिवेट किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या बन जाएगा, सी वाला बनेगा।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2005 की बात की जा रही है। इसके अनुसार शिक्षक की यानी कि टीचर की क्या भूमिका होगी। कह रहा है अनुमति परक, सुविधादाता, अधिनायकी या फिर सत्तावादी। आंसर करेंगे सभी लोग जल्दी से। देखिए ये सीटेट का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, तो हो सकता है इस बार जो है वो सीटेट आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। इसलिए बहुत ध्यान से क्वेश्चन को अपने माइंड में बैठा के रखना है, ठीक। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए। तो देखिए इसका आंसर हमारा क्या बन जाएगा, विकल्प बी वाला, सुविधादाता यानी कि एज अ फैसिलिटेटर, ठीक है। सुविधादाता ना देकर के यहाँ पर आपको हो सकता है सुगमकर्ता भी दिया हो, इसलिए कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चाहे वहाँ पे सुविधादाता दिया हो या फिर आपका सुगमकर्ता दिया हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, एपिको आंदोलन कहाँ शुरू किया गया था। विकल्प दे रखे हरियाणा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटका। जल्दी से आंसर कर देना है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर करेंगे सभी साथी क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। तो देखिए इसका आंसर हमारा क्या बन जाएगा, डी वाला बनेगा, यानी कि कर्नाटक में एपिको आंदोलन की शुरुआत की गई थी यहीं से, ठीक है। अगला देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय की गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है, किस लिए। कह रहा है कि उन्हें खुरदुरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए, फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, चिकना और साफ बनाने के लिए या फिर कीटों को दूर रखने के लिए। क्या आंसर इसका बन जाएगा, जल्दी से सभी साथी कमेंट करेंगे और एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर देंगे ताकि जो है और भी बच्चे आपके साथ जुड़ें, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या बन जाएगा हमारा, कीटों को दूर रखने के लिए, ठीक है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो आपके जितने भी ग्रामीण इलाके होते हैं आज भी, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो गाय के गोबर और मिट्टी होती है उनको वहाँ पर लीप दिया जाता है दीवारों को। इससे जो है वहाँ पर जैसे आपकी दीमक हो गई या छोटे छोटे जो कीट होते हैं वो लग जाते हैं ना, तो इसलिए जो है उन्हें बचाने के लिए ऐसा वहाँ पर किया जाता है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। विकल्प दे रखे लुप्त प्राय पक्षी, विलुप्त प्रजाति, ओजोन परत क्षय या फिर जलवायु परिवर्तन। आंसर करेंगे सभी साथी क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। क्या होगा इसका सही आंसर। तो देखिए इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा डी वाला, ठीक है। क्या हो जाएगा, जलवायु परिवर्तन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, बांस के खंभों पर घर कहाँ बनाए जाते हैं, यानी कि किस राज्य में पूछा है, वहां पर बनाए जाते हैं। विकल्प दे रखा है त्रिपुरा, असम, मिजोरम या फिर केरला। जल्दी से आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला बनेगा, यानी कि असम। देखिए असम में क्या होता है, वहाँ पर बाढ़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा आती है ना, तो इसलिए जो है वहाँ के जितने भी रहने वाले लोग हैं वो सभी जो है वो बांस के खंभों पर अपना घर बना करके ढालू छत वाले वहाँ पे घर बनाए जाते हैं, ठीक है ना, कि पानी जो है वो उसमें ना स्टोर होकर के नीचे रिसता रहे, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या बन जाएगा, बी वाला बनेगा। देखिए अगर हम असम की बात करते हैं तो असम में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है बिहू फेस्टिवल। इसी के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है। और देखिए यहीं पर एक भेला घर होता है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि भेला क्या है, आपसे ये पूछ लेता है कभी कभी। तो भेला क्या है, ये एक प्रकार का घर होता है। जब आपकी बिहू फेस्टिवल मनाया जाता है उस टाइम पे आपके चावल की फसल कटती है, तभी ये जो है वो बेला घर जो कि बांस का बना होता है उसे वहाँ पर लोग जला करके उसके चारों तरफ घूमते हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट भी आपको ध्यान रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगला क्या करता है। कह रहा है कि घास में पाए जाने वाले कीटों को खाता है, उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है, भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है या फिर भैंस की पीठ पर बैठकर गाना गाना पसंद करता है। जल्दी से बता देंगे क्या इसका आंसर बन जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना, कोई भी साथी क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे, आंसर करेंगे जल्दी से। देखिए इसी के साथ अगर क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को लाइक कर दिया करिए बिना कहे, है ना, कहने का वेट नहीं करना चाहिए। अगर क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दिया करिए और लोगों तक शेयर कर दिया करिए ताकि जो है वो और भी लोग आपके साथ जोड़ें, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर हमारा क्या बनेगा, तो इसका आंसर बन जाएगा हमारा सी वाला, यानी कि भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। अब ये खाता क्यों है, इनके मध्य कौन सा
संबंध दर्शाता है, तो ये जो संबंध होता है बगुला और भैंस का, ये होता है सहजीवी का संबंध। यानी कि बगुला जब भैंस की पीठ पर बैठता है तो वो उसके कीट खाता है। इससे क्या होता है कि बगुले का पेट भर जाता है और भैंस को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, ठीक है ना। तो ये जो इस प्रकार का जो संबंध होता है वो सहजीवी संबंध कहलाता है आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए, कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति मुंबई यानी कि महाराष्ट्र से चंडीगढ़, जो कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ तक सबसे छोटे रेल मार्ग से होकर रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करता है, तो उसे कौन से राज्य से गुजरना नहीं होगा, ठीक है। इसके विकल्प क्या दे रखे हैं, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा या फिर गुजरात। आंसर करेंगे सभी साथी जल्दी से इस क्वेश्चन का। तो देखिए इसका आंसर हमारा क्या बन जाएगा, ये बनेगा विकल्प ए, यानी कि पंजाब से नहीं गुजरेगा, ठीक है, बाकी से गुजर जाएगा। अगला देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11, झूम खेती किस राज्य में की जाती है। विकल्प दे रखे मिजोरम, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा या फिर हिमाचल प्रदेश। आंसर करेंगे सभी साथी क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, बताएंगे इसका क्या सही आंसर होगा। तो देखिए इसका आंसर हमारा क्या बन जाएगा, ए वाला, यानी कि मिजोरम में जो है वो झूम खेती की जाती है, ठीक है। जो जितने भी आपके पूर्वोत्तर के इलाके होते हैं वहां पर जो है इस प्रकार की खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12, उस महिला वेट लिफ्टर का नाम क्या है जिसने अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में 29 मेडल्स जीते हैं। तो आपको बताना है ये कौन थी। विकल्प दे रखे हैं सुनीता विलियम्स, कर्णम मल्लेश्वरी, वहीदा प्रिज्म या फिर बख्शेंद्री पाल। आंसर करेंगे सभी लोग। तो इसका आंसर हमारा क्या बन जाएगा, विकल्प बी वाला, यानी कि कर्णम मल्लेश्वरी हैं जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे 29 मेडल्स जीते हैं। ये आप सभी लोगों को पता है बहुत अच्छे से। ये रहने वाली कहाँ की है, तो ये रहने वाली है आपकी आंध्र प्रदेश की। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या कह रहा है। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया शुरू करने का सर्वोत्तम समय कौन सा होता है। विकल्प क्या दे रखे इसमें, जनवरी से मार्च, अप्रैल से सितंबर, मार्च से जून, अक्टूबर से दिसंबर। आंसर करेंगे सभी लोग। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, जल्दी से आंसर कर देना है। इसी के साथ आपको ये भी बताना है कि बिहार की जो चित्रकारी है उसका नाम क्या है। इसका भी आंसर करेंगे सभी लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में। आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या बनेगा, ये बन जाएगा डी वाला, यानी कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच आपका मधुमक्खी पालन जो कि बिहार राज्य के लोगों के द्वारा किया जाता है, तो ये इसका सर्वोत्तम समय होता है। देखिए इसी के साथ अगर हम बात करते हैं बिहार की चित्रकारी यानी कि पेंटिंग्स की, तो वो कौन सी पेंटिंग होती है, ये होती है मधुबनी पेंटिंग, है ना। तो आप सभी को पता होगी, इसलिए आपको ध्यान रखना है। कई बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, इसलिए सीटेट का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। आप सभी लोग अच्छे से अपने माइंड में बैठा लीजिएगा। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से ब्रांच के बारे में सही कथन चुनिए। विकल्प दे रखे, यह कॉपर और जस्ता का समांगी मिश्रण है, यह एक यौगिक है, यह टिन और जस्ता का मिश्र धातु है, यह कॉपर और टिन का मिश्र धातु है। बताइएगा क्या इसका आंसर सही होगा। सभी साथी आंसर करेंगे जल्दी से क्वेश्चन के लिए। एक बार जल्दी से सभी लोग क्लास को शेयर कर देंगे। देखिए और भी बच्चे जुड़ने चाहिए, अब तो एग्जाम टाइम आ चुका है ना, आप लोगों की संख्या बढ़नी चाहिए। अगर अभी भी आप लोग कम रहेंगे तो फिर मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। ये गलत बात होती है। आप लोगों को जल्दी से क्लास को शेयर कर देना है एक बार, और भी बच्चे जुड़े आपके साथ। तो देखिए हमारा इसका आंसर क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारा डी वाला, यानी कि कॉपर और टिन का मिश्र धातु है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। मिजोरम में जब फसल का काम समाप्त हो जाता है तो लोग एकत्र होते हैं, त्योहार मनाते हैं, एक साथ में खाना पकाते हैं और खाते हैं, इसी के साथ मजे करते हैं, गाते हैं और नाचते भी हैं। उनके विशेष नाच का नाम क्या है, आपको ये बताना है। सीधा सा क्वेश्चन में ये पूछ रखा है कि मिजोरम का जो वहाँ पर डांस होता है तो उसका नाम आपको बताना है, वो पूछ रखा है। तो उसमें देखिए इतनी सारी आपकी हिस्ट्री यहाँ पर दे रखी। बच्चे क्या होते हैं, कुछ लोग इसी में कंफ्यूज होकर रह जाते हैं ना, तो ऐसा नहीं करना है। सीटेट जो है वो बहुत घुमा फिरा के आपको पूछ लेता है, इसलिए ध्यान रखना है क्वेश्चन के ऊपर भी। तो देखिए इसमें विकल्प क्या दे रखे हैं, तुरंग,
चेराव, कुडुक या फिर झूम? आंसर करेंगे सभी लोग जल्दी से। तो देखिए इसका आंसर हमारा क्या बनेगा, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, चेराव बन जाएगा, यानी कि विकल्प बी वाला। देखिए अगर हम बात करते हैं तोरंग की, तो तोरंग क्या है, ये एक प्रकार के जंगल हैं जो कि झारखंड के जंगल कहलाते हैं, जिन्हें तोरंग कहा जाता है। इसी के साथ अगर हम कुडुक की बात करते हैं तो कुडुक क्या है, ये झारखंड के लोगों के द्वारा जो वहाँ की स्थानीय भाषा होती है वो कुडुक कहलाती है। इसी के साथ अगर हम झूम खेती की बात करते हैं तो झूम खेती कहाँ की है, ये मिजोरम की है, या फिर जितने भी आपके पूर्वोत्तर इलाके हैं वहां पर आपकी झूम खेती की जाती है, ठीक है, पहाड़ी इलाकों पर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए यहां से आपका स्टार्ट हो जाता है बाल विकास के 15 क्वेश्चन हैं, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले क्वेश्चन हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सीटेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सभी साथियों को बहुत ही अच्छे से ध्यान देकर के क्वेश्चन को पढ़ना है और आंसर को टिक करना है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की क्या है? विकल्प दे रखे, मध्य एजेंसियां हैं, प्राथमिक एजेंसियां हैं, द्वितीयक एजेंसियां हैं, या फिर मनोवैज्ञानिक एजेंसियां हैं, ठीक है। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी आपके सीटेट के क्वेश्चन हैं, इसलिए कोई कंफ्यूज नहीं होगा। बस आप सभी लोगों को अच्छे से आंसर को टिक करना है, ठीक है, कोई भी गलत आंसर नहीं टिक करेगा। तो जल्दी से अब बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या बनेगा हमारा। तो देखिए इसमें क्या पूछ रखा था, परिवार और पास पड़ोस बच्चे के समाजीकरण की कौन सी एजेंसियां हैं? तो ये है हमारी प्राथमिक एजेंसियां, ठीक है। अगर हम बात करते हैं प्राथमिक में, यानी कि प्राइमरी में कौन कौन आता है, तो प्राइमरी में आपका परिवार हो जाता है और पास पड़ोस हो जाता है, ठीक है। इसी के साथ अगर हम मध्य की बात करते हैं यानी कि सेकेंडरी की, तो सेकेंडरी में कौन आता है, इसमें आपका स्कूल आता है। क्या आता है, स्कूल आता है, ये आपको ध्यान रखना है। हो सकता है आपसे इस बार जो है वो सेकेंडरी वाला पूछ ले, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड की विशेषता आपसे पूछ रखी है, आपको ये बताना है। कह रहा है कि अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है, शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से होता है, अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा घटित होता है। डी कह रहे कि बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। सभी साथी क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करेंगे बहुत ही केयरफुल होकर के, ठीक है। जल्दी से आंसर कर दीजिए, क्या इसका सही होगा। तो इसका आंसर हमारा क्या बनेगा, डी वाला बन जाएगा। बच्चे जो हैं वो आपके तार्किक और मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं अर्ली चाइल्डहुड एज में, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या बन जाएगा, डी वाला। अगला देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? क्या पूछ रखा है, ज्ञान की सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है। विकल्प दे रखे हैं, पुरस्कार एवं दंड, लगातार अभ्यास तथा बार बार स्मरण यानी कि याद करना, सी कह रहा है कि सामाजिक पारस्परिक क्रिया, डी कह रहा है कि उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध। अब आंसर कर देंगे सभी साथी जल्दी से इस क्वेश्चन का। तो इसका आंसर हमारा क्या बन जाएगा, ये बनेगा सी वाला, यानी कि सामाजिक पारस्परिक क्रिया। अगर इंग्लिश में कहते हैं इसे, तो इसे कहते हैं सोशल इंटरेक्शन। क्या बोलते हैं, सोशल इंटरेक्शन, यानी कि सामाजिक पारस्परिक क्रिया। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, संरचनावादी उपागम बताता है कि डैश ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है, यानी कि ज्ञान की संरचना के लिए क्या चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है। विकल्प दे रखे हैं, विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, यानी कि जो बच्चे का पहले का ज्ञान है, यानी कि जो उसने पहले की नॉलेज बिल्ड कर रखी है उसके बारे में पूछ रहा है, या फिर यंत्रवत याद करना, दंड या फिर अनुबंधन। अब आंसर करना है जल्दी से सभी साथियों को क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। इसका सही आंसर क्या बनेगा, तो देखिए इसका जो सही आंसर बनेगा वो बन जाएगा आपका विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान जो है वो एक संरचनावादी उपागम के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए,
क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चे से किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं। यानी कि जो टीचर हैं वो कक्षा में जो पढ़ने वाले नहीं बच्चे होते हैं उनसे किस प्रकार का बर्ताव करते हैं। वो कह रहा है कि उन्हें गृह कार्य के रूप में अत्यधिक वर्कशीट देकर, पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांट कर, उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करके, बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहकर। अब इसका आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। जल्दी से सभी साथी क्वेश्चन नंबर 5 के लिए भी आंसर कर देंगे। इसी के साथ एक बार क्लास को लाइक कर देंगे जितने भी नए साथी आए हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि जो है वो आपको हमारी क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, अब जल्दी से आंसर कर दीजिए आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। क्या इसका आंसर सही हो जाएगा, बताइएगा जल्दी से। तो देखिए इसका आंसर क्या बनेगा। कह रहा है कि उन्हें गृह कार्य के रूप में अत्यधिक वर्कशीट देकर। तो देखिए अत्यधिक वर्कशीट देने से कभी आप बच्चे का बर्ताव नहीं पता कर पाएंगे, है ना। बी कह रहा है कि पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांट कर। बच्चे को बार बार डांटना भी नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। सी कह रहा है कि उनसे बात करेंगे तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल ये बात आपकी एकदम सही रखी है। आपको क्या करना है, बच्चे से पूछना है उसके बारे में कि उसे रुचि कहाँ पर नहीं लग रही है, उसे कहाँ पर उस चीज़ की कमी महसूस हो रही है। तो आप उसका पहले कारण जानेंगे, फिर आप उसका सल्यूशन देंगे उसको। ठीक है, तो यही हमारा आंसर बनेगा। डी कह रहा है बच्चे को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहकर। बच्चे को क्लास से कभी भी बाहर नहीं करना है, तो ये बात भी गलत होगी, बल्कि उन्हें चीज़ों को समझाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है। सार्थक अधिगम यानी कि अर्थ सहित जो अधिगम होता है, लर्निंग होती है, उसका पक्ष कौन सा विकल्प यहाँ पे ले रहा है। कह रहा है कि निर्देश के लिए केवल व्याख्यान विधि को अपनाना। तो देखिए केवल व्याख्यान विधि को हमें कभी भी नहीं अपनाना है, सिर्फ व्याख्या देने का कोई मतलब नहीं हो जाता है बच्चे को। बी कह रहा है कि बच्चे को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना। बिल्कुल भी गलत बात है। यहाँ पे कभी भी बच्चे को पढ़ने के लिए यानी कि प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या को नहीं बढ़ाना है, संख्या मायने नहीं रखती है यहाँ पर। सी कह रहा है कि विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। ये बात बिल्कुल सही है यहाँ पर, यानी कि यही हमारा आंसर बनेगा। डी कह रहा है कि बच्चे को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हैं तो पुरस्कार को बढ़ावा देना। जरूरी नहीं है कि आप पुरस्कार देंगे तभी बच्चे का जो है वो सार्थक अधिगम हो पाएगा, है ना। कभी कभी पुरस्कार को भी नेग्लेक्ट करना पड़ता है। कुछ ही चरणों में जो है वो आपका पुरस्कार दिया जाता है, बाकी के टाइम पे पुरस्कार देना उतना मायने नहीं रखता है, क्योंकि पुरस्कार जो है ये एक तरह से निगेटिव माना गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए। समावेशी कक्षा यानी कि सबका साथ सबका विकास, यानी कि सभी को एक साथ लेकर के चलना। ऐसी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए। ठीक है, कह रहा है कि अशक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया एवं सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करना चाहिए, यानी कि उन्हें आप सिंपैथी दिखाएंगे। केवल प्रतिभाशाली एवं योग्य बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्तियों के अनुसार सीखने की क्षमता है। विकल्प डी कह रहा है कि बच्चे को अपाहिज बच्चा, मंदबुद्धि बच्चा आदि के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या बन जाएगा हमारा। तो देखिए यहाँ पे किसकी बात हो रही है, अशक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया एवं सहानुभूति। कभी भी समावेशी कक्षा में सिंपैथी नहीं दिखानी है, वो भी जो अशक्त यानी कि जिनके अंदर कोई डिसेबिलिटी हो। ठीक है, तो उनको कभी भी सिंपैथी नहीं दिखानी चाहिए। तो ये आपका आंसर बनेगा नहीं। बी कह रहा है केवल प्रतिभागी, यानी कि यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग ही निगेटिव वर्ड से हो गई है। केवल प्रतिभाशाली एवं योग्य बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। सबका साथ सबका विकास करना चाहिए, तो यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं दे रखी है। सी कह रहे हैं कि यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्तियों के अनुसार सीखने की क्षमता होती है। बिल्कुल ये बात आपकी एकदम सही दे रखी है। हर बच्चा अपने आप में एक्टिव है, और वो चाहे आपका डिसेबल बालक हो या फिर नॉर्मल चाइल्ड हो, दोनों में ही कुछ ना कुछ सीखने की क्रिएटिविटी होती है। ठीक है, तो कभी भी आपको भेदभाव नहीं करना है बच्चों के बीच में। तो इसका आंसर हमारा क्या बनेगा, सी वाला बन जाएगा। ठीक है, डी वाला बिल्कुल भी नहीं बनेगा। बच्चे को अपाहिज बच्चा, मंदबुद्धि बच्चा आदि के रूप में वर्गीकृत नहीं करना चाहिए, इससे भी बच्चे के अंदर जो है वो हीन भावना पैदा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है।
सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? विकल्प दे रखे, ना तो संरचनात्मक ना ही संकल्पनात्मक आकलन। विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकल्पनात्मक आकलन का प्रयोग करना। केवल संरचनात्मक आकलन या फिर केवल संकल्पनात्मक आकलन। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। सभी साथी जल्दी से आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। तो देखिए इसका जो सही आंसर बनेगा वो बन जाएगा हमारा बी वाला, यानी कि विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकल्पनात्मक आकलन का प्रयोग करना। तो देखिए FA एंड SA जो आपका होता है, पहले तो हम आपको इसके फुल फॉर्म बता देते हैं, कुछ लोग तो इसमें कंफ्यूज होंगे। FA का मतलब होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, SA का मतलब होता है समेटिव असेसमेंट। तो देखिए जो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, इसमें क्या होता है, फीडबैक, जो आपकी फीडबैक होती है ये ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं समेटिव असेसमेंट में, तो जो आपका समेटिव असेसमेंट होता है इसमें जो होता है वो जजमेंट देखा जाता है। क्या चीज़ देखी जाती है? जजमेंट देखी जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या बन जाएगा? बी वाला बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुसरण किया जाता है। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। ये कह रहा है कि विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है। सभी साथी आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताएंगे इसका क्या आंसर सही होगा। तो देखिए जो आपकी एक प्रगतिशील कक्षा होती है उसमें विद्यार्थी के द्वारा कभी भी निष्क्रिय रूप से ज्ञान को नहीं प्राप्त किया जाता, बल्कि बच्चा उसके अंदर एक्टिव रहता है। बी कह रहा है कि शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुस्मरण, यानी कि दोबारा से उसे याद किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। सी कह रहा है कि विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। बिल्कुल ये बात आपकी एकदम सही दे रखी है यहाँ पे, यानी कि ये पॉजिटिव है आपका। डी कह रहा है कि विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है। दोहराने वाली बात हमेशा गलत होती है, यानी कि इसका आंसर हमारा क्या बनेगा? सी वाला बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती हैं? पहली चीज तो हम ये बात करते हैं, जो आपके हावर्ड गार्डनर हैं इन्होंने सिद्धांत कौन सा दिया था? तो इन्होंने जो आपका सिद्धांत दिया था वो था बहुबुद्धि का सिद्धांत, ठीक है। और इसके अंदर इन्होंने कई प्रकार की बुद्धियां भी बताई थी, जिनमें 6 प्रकार की शायद बुद्धियां थी। तो उसके अंदर किसकी पूछ रखी है? तार्किक गणितीय बुद्धि की, ठीक है। तो आपको इसके परिप्रेक्ष्य में आंसर देना है। विकल्प क्या दे रखे? दृश्य स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता। क्या ये तार्किक गणितीय बुद्धि वालों की जो है वो विशेषताएं हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बी कह रहे हैं कि संगीत में अभिव्यक्तियों के आवाज के स्तर, ताल एवं सौंदर्य परक गुणों को उत्पन्न करने एवं प्रशंसा करने की योग्यता। बिल्कुल नहीं, संगीत में बुद्धि का यहाँ पे कोई बात नहीं हुई है। सी कह रहे हैं कि पैटर्न को खोजने एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। बिल्कुल ये बात यहाँ पर देखिए एकदम सही दे रखी है। किसकी दे रखी थी? तार्किक गणितीय बुद्धि की। गणित का मतलब ही क्या होता है? उसमें आपको कुछ पैटर्न होते हैं जिनको खोजा जाता है और उसके अंदर जो आपके क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व किया जाता है। तो ये जो होते हैं इस प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं वो तार्किक गणितीय बुद्धि वाले व्यक्ति कहलाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या बनेगा? सी वाला बनेगा, डी वाला भी नहीं बनेगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड यानी कि 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? यहाँ पर क्या पूछा है कि क्या करना चाहिए उसे? विकल्प दे रखे हैं कि अवधारणा को पूर्ण होने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। बी कह रहा है कि तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए, केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। बताएंगे इसका आंसर क्या बनेगा जल्दी से। तो देखिए यहाँ पर किसकी बात हो रही है? केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अमूर्त सामग्रियों का भी प्रयोग करना चाहिए। बी कह रहे हैं कि तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित नहीं बल्कि उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। यहाँ पर शुरुआत में ही देखिए आपको निगेटिव वर्ड दे रखा है, केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डी कह रहे हैं कि ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। बिल्कुल
बच्चे के सामने आपको ऐसी समस्या उपलब्ध करनी है कि बच्चा जो है वो अपने लॉजिकल थिंकिंग को वहाँ पर यूज़ करके उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल पाए। तो ये जो होता है ये आपका एकदम सही माना जाता है ना। तो इसका आंसर हमारा क्या बन जाएगा, ये डी वाला बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। डैश के अनुसार बच्चे के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रिया तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है, ऐसा किसने कहा था। विकल्प क्या दे रखे हैं, ले वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग, अल्बर्ट बंडूरा। आंसर करेंगे सभी साथी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और हर बार आपका ले वाइगोत्स्की हो, आपके जीन पियाजे हों, आपके लॉरेंस कोहलबर्ग हों, या फिर आपके पेवलोव हों, या फिर अल्बर्ट बंडूरा हों, इन सब से जो है हर साल सीटेट ने 1 से 2 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो आप सभी को इन जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं इन सभी के बारे में बहुत अच्छे से क्लियर करके जाना है अपने एग्जाम हॉल के लिए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे, इसका आंसर करेंगे पहले सभी लोग। तो देखिए यहाँ पर बात किसकी की गई है, सामाजिक प्रक्रिया और सांस्कृतिक संदर्भ की। जिनको नहीं भी आता था वो भी जो है इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते थे आसानी से। अब बात करते हैं इसका आंसर हमारे क्या बनेगा। इसका आंसर बन जाएगा हमारा विकल्प ए वाला, ले वाइगोत्स्की। ठीक है, अब बात करते हैं ले वाइगोत्स्की, तो इन्होंने सिद्धांत कौन सा दिया था, इन्होंने सिद्धांत दिया था सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, आप सभी को ध्यान रख लेना, जिसको नहीं पता है वो अभी भी याद कर सकते हैं। जो आपके ले वाइगोत्स्की थे इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है। विकल्प दे रखे हैं, संवेदी चालक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, डी कह रहा है कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो देखिए ये जो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है ये उनके चरण दे रखे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आपको इसका आंसर करना है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है। तो देखिए इसका आंसर हमारा क्या बन जाएगा, डी वाला बनेगा, जिसके अंदर जो है वो बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है इसके अंदर बच्चे के अंदर क्या होता है, आपके तार्किक करने की क्षमता जो है वो विकसित हो जाती है। ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग वगैरह बच्चा जो है वो सोचने लगता है इस अवस्था के अंदर। तो इसका आंसर हमारे क्या बन जाएगा, डी वाला बनेगा। बात करते हैं ये अवस्था कब से कब तक होती है, तो ये होती है 11 से लेकर के 15 वर्ष तक मानी जाती है। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है इसी के साथ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। विकल्प दे रखे मध्य बाल्यावस्था यानी कि मिडिल चाइल्डहुड, जन्म पूर्व अवधि, प्रारंभिक बाल्यावस्था, या फिर किशोरावस्था। जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। इसका सही आंसर क्या होगा, किसकी बात हो रही है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ये बनेगा प्रारंभिक बाल्यावस्था। अब बात करते हैं ये अवस्था कब से कब तक होती है, तो जो आपके अर्ली चाइल्डहुड एज होती है ये होती है 2 से लेकर के 6 वर्ष तक। आप सभी को अपने ध्यान में रख लेना है बहुत अच्छे से कि जो आपकी प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी कि अर्ली चाइल्डहुड एज होती है वो 2 से लेकर के 6 वर्ष तक मानी जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा सीडीपी का। कह रहा है कि कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है। अब आपको ये बताना है। कह रहा है कि जेंडर संबद्धता, जेंडर पहचान, जेंडर समरूपता, या फिर जेंडर पक्षपात। आंसर करेंगे सभी साथी जल्दी से, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हर साल जेंडर से भी आपका जो है वो आंसर बनता है। बताएंगे जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सही। तो देखिए इसका आंसर हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। तो इसका आंसर बनेगा हमारा डी वाला यानी कि जेंडर पक्षपात, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, जेंडर बायस। क्या कहते हैं इसे, जेंडर बायस। ठीक है, तो आपको ये इंग्लिश में ध्यान रख लेना है। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। कैसी लगी आप सभी साथियों को ये क्लास, आप सभी साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमसे वो भी पूछ सकते हैं। देखिए जो भी साथी इस चैनल पर यानी कि वनडे एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पे अगर पहली बार आए हैं वो सभी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि जो है वो आपको सारी क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे और आप सभी लोग टाइम से क्लास में जुड़ जाया करिए। ठीक है, तो चलिए
आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।